शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की एक हादसे की खबर के साथ जो केरल में हुआ। यह हादसा मलप्पुरम एक फुटबॉल ग्राउंड पर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फुटबॉल मैच से पहले यहां पर आतिशबाजी का इंतजाम किया गया था। पटाखे फोड़े जा रहे थे, लेकिन आतिशबाजी के दौरान पटाखे दर्शक दीर्घा में जा गिरे। जहां पर दर्शक बैठे हुए थे, देखिए तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर किस तरह से यहां पर ये जो आतिशबाजी धुआं, और देखिए लोग वहां से भागने लगे क्योंकि ऑडियंस जो आई थी वहां मैच देखने के लिए, उनके ऊपर ये पटाखे गिरने लगे और स्टेडियम में भगदड़ मच गई। कोई कुछ समझ पाता, पटाखे और रॉकेट उनके ऊपर आकर गिरने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। पूरे स्टेडियम में धुआं ही धुआं छा गया। जहां पटाखे गिरे वहां से तेज आग भी, जो आग की तेज लपटें भी निकलती दिखाई दी। और उसके बाद देखिए एम्बुलेंस, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब स्टेडियम में आतिशबाजी हो रही थी, पटाखे दर्शकों को ऊपर गिर रहे थे, तो वहां कितना खौफनाक मंजर था। अचानक पटाखे फटने से आग लग गई और ये पूरा माहौल दहशत में बदल गया। दर्शकों के ऊपर पटाखे गिरने की वजह से 30 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ये हादसा यूनाइटेड एफसी नेलीकुथ और केएमजी मावूर के बीच फुटबॉल के फाइनल मैच के दौरान हुआ। और ये देखिए एक के बाद एक पटाखे फटने लगे और वहां पर आग लग गई, लोग भागने लगे, अफरा तफरी वहां मच गई, भगदड़ मच गई। अचानक से स्टेडियम में जहां पर दर्शक बैठे हुए थे उनके ऊपर ये पटाखे गिरे, 30 लोग घायल हो गए। गनीमत रही किसी की जान इस हादसे में नहीं गई। और पूरा माहौल यहां पर दहशत में तब्दील हो गया। ये फाइनल मुकाबला देखने के लिए दर्शक यहां पर पहुंचे हुए थे। और देखिए फिर एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस यहां से जो घायलों को लेकर गई। आतिशबाजी के दौरान की ये खौफनाक तस्वीरें, मलप्पुरम में फुटबॉल मैच फाइनल मुकाबला, और जब ये हादसा वहां पर हो गया। यहां पर आतिशबाजी का इंतजाम किया गया था, लेकिन तब ये आतिशबाजी गलत दिशा में चली गई जब यहां पटाखे दर्शकों के ऊपर गिरने लगे और फूटने लगे, जिसके बाद वहां आग लग गई। ये देखिए लोग वहां से भागने लगे। ये खौफनाक तस्वीरें, और कैसे जब भीड़ होती है उस समय ये जो आतिशबाजी की गई वो कितनी खौफनाक साबित हुई, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पटाखे दर्शकों के ऊपर गिरे और इस हादसे में 30 लोग झुलस गए। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस आज खत्म होगा। दिल्ली की जनता ने 8 फरवरी को अपना जनादेश दिया और बीजेपी के हाथों में सत्ता दी थी, जिसके बाद से सीएम के नाम पर मंथन चल रहा था। अब वो घड़ी आ गई है जब 48 विधायकों में से कोई एक मुख्यमंत्री चुना जाएगा। बीजेपी विधायक दल की आज शाम 7 बजे बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद उपराज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। हालांकि बीजेपी ने अब तक दिल्ली के लिए अपने पर्यवेक्षकों का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए को 12 दिन हो चुके हैं। सूत्र बता रहे हैं कि काफी सोच विचार के बाद पार्टी का नेतृत्व 3 नामों को शॉर्टलिस्ट कर पाया है। अब इन्हीं में से किसी एक के नाम पर आज मुहर लगती है या फिर आखिरी वक्त में कोई उलटफेर होता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन दिल्ली में रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई। समारोह है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियां किस तरह से शुरू हो गई हैं, अब आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। कुर्सियां, टेंट, बांस बल्लियों के साथ पूरे पंडाल को बनाने की, यानी कि मंडप बनाने की तैयारी हो रही है। मंच भले ही बनने लगा है, मैदान भले ही सजने लगा है, लेकिन ताज किसके सर पर सजेगा, इसका सस्पेंस बना हुआ है। दर्जन भर नेताओं की दावेदारी के बाद अब 3-4 नामों पर आकर मामला सिमट गया है। एबीपी न्यूज के पास सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसमें 3 बड़े नामों पर आई चर्चा की सुई टिक गई है।
पहला नाम शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता का है, दूसरा नाम रोहिणी के एमएलए विजेंद्र गुप्ता का, तीसरा नाम जनकपुरी के विधायक आशीष सूद का है। सूत्र बता रहे हैं कि इन्हीं 3 नामों को पार्टी नेतृत्व ने शॉर्टलिस्ट किया है। अब इन 3 नामों की ताकत और कमजोरियों को तौला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आयोजन बड़ा हो, सुंदर हो, पूरी दिल्ली को लगभग उस रामलीला मैदान से 10 से 15 किलोमीटर तक पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी में भगवा में कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 20 तारीख की सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कौन कौन नेता शपथ लेंगे, इसकी तस्वीर बुधवार शाम तक साफ हो जाएगी। बुधवार को ही विधायक दल की बैठक बीजेपी दफ्तर में होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगेगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, उनके उपस्थिति में विधायक दल की मीटिंग होगी और सभी विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे। इस परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही हमारा चेहरा होगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा। नंबर 1 पर रेखा गुप्ता बताई जा रही हैं। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है। देश में एनडीए का कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए इनका दावा काफी मजबूत माना जा रहा है। महिला मोर्चा की नेता है, छात्र संघ का चुनाव जीतकर राजनीतिक करियर की उड़ान भरी थी। जाति से वैश्य होना और पार्टी के प्रति वफादारी इन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने की सीढ़ी साबित हो सकती है। तो बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है और दिल्ली का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी जिसको भी देंगे, हम सब लोग उनके साथ टीम बन के काम करेंगे और दिल्ली के लिए जो सपना मोदी जी ने देखा है उसे पूरा करेंगे। विजेंद्र गुप्ता निवर्तमान विधानसभा से विपक्ष के नेता है। केजरीवाल की लहर में भी जीतकर विधायक बनते रहे हैं। जाति से वैश्य और पार्टी का पुराना चेहरा होना इन्हें सीएम की कुर्सी के नजदीक लेकर जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ ही आरएसएस का नेतृत्व भी विजेंद्र गुप्ता के नाम पर सहमत हो सकता है। आशीष सूद जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं। इनका नाम शुरू से ही चर्चा के पर्चे से गायब है, इसलिए मजबूत दावा माना जा रहा है। सूद नगर निगम की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन पार्टी की नई पीढ़ी के नेताओं में मजबूत रणनीतिकार माने जाते हैं। ऐसे में आशीष सूद अगर बीजेपी नेतृत्व की फाइनल चॉइस होते हैं तो चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी। आशीष सूद बीजेपी में पंजाबी भाषी प्रमुख नेताओं में से एक हैं। आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जबकि भाजपा के युवा मोर्चा में भी लंबे समय तक काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोवा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में अभी भी काम कर रहे हैं। ये तीनों सत्ता की कुर्सी के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। वैसे बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। पर्ची से किसका नाम निकलेगा, फिलहाल 2-3 लोगों को ही पता होगा। जिसका नाम भी पर्ची से निकलेगा वो रामलीला मैदान में 26 साल बाद बीजेपी का भगवा लहराएगा। मशहूर उर्दू शायर वसीम बरेलवी का शेर है कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है कि उसे रास्ता मिले। कुछ ऐसी ही कहानी कुंभ के मेले तक पहुंचने वाले हर शख्स की है जो भीड़ का हिस्सा बनकर डुबकी लगाने जाना चाहते हैं, लेकिन इस कोशिश में भी है कि उन्हें चलने के लिए रास्ता मिल जाए, ट्रेन में बैठने के लिए एक अदद सीट मिल जाए और बैठने के लिए ना सही तो खड़े होने के लिए 2 कदम भर जगह मिल जाए। लेकिन यकीन मानिए कुंभ को खत्म होने में अभी सिर्फ 8 दिन बाकी हैं और यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कोने कोने से ट्रेन और सड़क के रास्ते आ रही भीड़ इतनी भयानक है कि ना तो रेलगाड़ी में तिल रखने की जगह है और ना ही हाईवे पर गाड़ियों के रफ्तार भरने की। जाना कुंभ जाना। हाँ मैडम हटिए ना, हटिए, हवा लगने नहीं देना उनको। अरे भाई बंद करो यार, बहुत गर्मी हो रहा है, पागल हो क्या तुम लोग? हाँ? एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है। खचाखच भरे AC 3 के डिब्बे में एक महिला बेहोशी की हालत में दिखाई दे रही है, जिसे होश में लाने के लिए पंखे से हवा की जा रही है। पागल हो गए हम पागल हो गए हैं। अरे भाई तुमको उतारो ना, उतारो उनको। चक्कर आ गया। अरे तुम्हें ना कहा जा रहा। अरे निकाल के ले जाओ, फर्श में क्या बैठा है वो लोग। सो गया, मारबो करेंगे। कहां से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग फतुहा से आ रहे हैं। मन खराब चक्कर देने के लिए। हाँ एसी बंद है, एसी शीशा वहीं पर टूट गया, सब लोग अखलाए लगे। जाना प्रयागराज है।
आधी कहानी तो आप इनकी बात सुनकर समझ गए होंगे और इससे आगे की कहानी हम आपको बता देते हैं। AC3 के हालात जनरल डिब्बे से भी खराब हैं क्योंकि सबको किसी भी हाल में प्रयागराज पहुंचना है। संगम पहुंचकर डुबकी लगानी है, फिर चाहे संगम पहुंचते पहुंचते हर सांस पर ही संकट क्यों न पैदा हो जाए। AC ट्रेन के शीशे तोड़े जा रहे हैं। जो प्लेटफॉर्म पर हैं, वो ट्रेन के भीतर दाखिल नहीं हो पा रहे और जो स्टेशन के बाहर खड़े हैं, वो प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पा रहे और भीड़ को संभालने वाला पूरा तंत्र इतना असहाय और बेबस नजर आ रहा है कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा। पुअर व्यवस्था है, महापुअर व्यवस्था है, महापुअर व्यवस्था है। इतना भीड़, ठेलम ठेली, मारा पीटी सब हो रहा है। कोई व्यवस्था अच्छा नहीं है, एकदम बर्बाद व्यवस्था है। कोई गेट नहीं खोल रहा है, कोई जाने नहीं दे रहा है अंदर। इतना परेशानी हो रहा है, सुविधा हो रहा है। विधायक आके नहीं देख रहे पोजीशन को, और जब कुछ मांगने होता है तो हाथ जोड़ के क्या पोजीशन है, आदमी मर रहे हैं। ढकेल दिया हम लोग पूरा आदमी का, जबकि 2 आदमी का हम लोग टिकट कटा हुआ है। मेरा टिकट जो हुआ, क्या करना चाहिए? पैसा रेलवे को वापस करना चाहिए। भीड़ का विज्ञान समझ पाना तो चुनौती साबित हो रहा है। तो चलिए कुंभ की उमड़ती घुमड़ती इस भीड़ के मनोविज्ञान को समझाने वाली अगली तस्वीर दिखाते हैं, जो बिहार के नवादा से आई है। गेट ही नहीं खोल रहा है, गेट लॉक है। कब से परेशान है, सीधे ट्यूशन किए हुए हैं, खोल ही नहीं रहा है कोई। बाहर जनता सामान लेकर खड़ी है, लेकिन अंदर मौजूद लोग ट्रेन का गेट खोलने को तैयार नहीं है। पुलिस कर्मी आते हैं, गाली गलौज होती है। लेकिन ट्रेन का गेट नहीं खुलता। गेट बंद किया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दिक्कत हो रहा है कि नहीं सीट है और नहीं गेट खुल रहा है। और इसकी कीमत कौन चुकाता है? ऐसे नागरिक जो नियम कानून का पालन करते हुए पहले ही टिकट कटा चुके हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने से ट्रेन गुजर गई और वो रोते रह गए। कैसे जाएंगे हम लोग पुणे? टिकट भी 2 महीना पहले बनवाए थे हम लोग। क्या परेशानी? टिकट आपने बनाया था, देखिए ये दिखा रही है। गेट ही खोला नहीं किसी ने, दरवाजा खोला नहीं किसी ने। उनका बाप का ट्रेन है क्या? चली गई ट्रेन, तब हम कैसे जाएंगे? पूना जाना है, महाराष्ट्र में मेरी बच्ची आवेदा कॉलेज में पढ़ती है, इसको एग्जाम देना है 12वीं का। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि इनकी बेटी की परीक्षा का क्या होगा, ये पुणे कैसे पहुंचेंगी। कोई भी नहीं, कोई काम का नहीं है ये सब चीज। मेरा पूरा लाइफ खराब हो गया, एग्जाम चालू है मेरा। पर अगर किसी को कुछ पता है तो ये कि कुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जाना है। वरना बताइए, अगर डुबकी लगाने की होड़ ना होती तो लोग इस तरह से जान दांव पर लगाकर बेहद गैर जिम्मेदाराना बर्ताव का प्रदर्शन क्यों कर रहे होते। ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने का ऐलान हुआ तो यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर मालगाड़ी के नीचे से रेंग कर जाने लगे। सामने ट्रेन आ रही है, लेकिन आस्था का उन्माद इस कदर हावी है कि किसी बात की कोई परवाह नहीं है। हम लोग श्री राम के भक्त हैं, कभी भी मरने के लिए तैयार हैं। आस्था पर हमारा पूर्ण विश्वास है, इसलिए जा रहे हैं कुंभ स्नान करने के लिए। महाकुंभ का फिर मौका मिलेगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो मौत के दिन लिखा हुआ है ये जहिया जाए, लेकिन धर्म के नाम पर मरेंगे तो फिर पुनः हमको आस्था मिलेगा। टिकट उकट हुआ है? टिकट कुछ कटाने का मौका नहीं मिल रहा। श्री राम टिकट है। श्री राम टिकट। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है। प्रयागराज से होकर दिल्ली जाने वाली कामाख्या एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंची तो हालात ऐसे हो गए कि मानो बस ये अंतिम मौका है, इसमें नहीं चढ़े तो फिर कभी प्रयागराज पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए ट्रेन के गेट की लक्ष्मण रेखा को लांघने के लिए हर कोई
शरीर में मौजूद पूरी ताकत के साथ जोर लगा रहा है। गिर जाएगी, नहीं चल पाएगी, गिर जाओगी, कहाँ चलेगी। एक महिला है जो गेट पर लटकी हुई है और पुलिस कोशिश कर रही है कि अंदर से जिनको उतरना है उनको पहले निकाल सके और उसके बाद जो जगह थोड़ी बहुत बचती है उसमें बाकी लोग जा सके। और ये जद्दोजहद हर दिन की यही तस्वीर है। कहाँ जाना है? प्रयागराज। कोई ट्रेन छूटी भी है? हाँ, 2-3 तो छूट गया है। 3 ट्रेन छूट चुकी है। तो इसमें चढ़ पाएंगी? देखिए कहाँ चढ़ पाएगा मैडम, कहाँ चढ़ पाएगा। ट्रेन में कैसे चढ़ पाएंगे ये बताइए। ट्रेन में चलते चलते चलेंगे, क्या करेंगे, कैसे भी जाना है बस। हाँ, जोश देख रहे हैं आप, चाहे कुछ हो जाए संगम तो जाकर रहेंगे। जनरल डिब्बे से लेकर स्लीपर और एसी डिब्बे में नहीं घुस पाए तो क्या हुआ, पेंट्री कार में ही घुस जाएंगे। ये पेंट्री कार में लोग घुस रहे हैं, दिखाइए जरा। ये पेंट्री कार में लोग घुस रहे हैं, पेंट्री कार में लोग घुस रहे हैं। ये स्थिति है और घुसने के बाद ये गेट बंद कर दिया है लोग। पुलिस लाठी के बल पर भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे। अब ये आपको मैं एसी बोगी की तस्वीर दिखा रही। ये देखिए, गेट पर खड़े रहने में भी कितनी मुश्किल हो रही है, ये आप समझ सकते हैं। आप ये डंडा वंडा लेकर चढ़ा पाएंगे? क्या कर रहिएगा, मजबूरी है, चढ़ रहा है लोग। इन लोगों को कहाँ जाना, आप लोगों को कहाँ जाना है? प्रयागराज करने पाप धोने जा रहे हैं। आप धोनी कहाँ, प्रयागराज ही जाएंगे? यहाँ पे कोई बैठने लायक नहीं है, सीट एक है ही नहीं, रिजर्वेशन का भी सीट नहीं मिल रहा है हम लोग को। टिकट होने के बाद यहाँ पे लोग चढ़ नहीं पा रहे, इतना ज्यादा भीड़ रह रहा है। पुलिस कितना साथ देगा, लोग पागल हो गए जाने के लिए। आप भी नहीं चढ़ पाई ना ट्रेन में? हम अंदर घुस गए थे और ठेल दिए बाहर। तो प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं और इस बीच सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक गंगा यमुना दोनों ही नदियों का पानी स्नान करने के लायक नहीं है। सीपीसीबी ने 9 जनवरी से 21 जनवरी के बीच कुल 73 जगहों से सैंपल इकट्ठा किया था। ज्यादातर जगहों पर फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया यानी मल मूत्र वाली गंदगी ज्यादा मिली है। ये हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हमें कोई प्रदूषित नहीं लग रहा है। एकदम पवित्र जल है और इससे और क्या चाहिए, गंगा माँ से तो पवित्र और कौन है। बहुत सुंदर है, अच्छा है, हम नहा के अभी आए, उससे गंदगी कुछ भी नहीं है उसमें। ये तो क्या है कि अफवाह उड़ाने वाले अफवाह करते हैं, लेकिन गंगा जल बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चंद सेकंड्स के भीतर आपने जो कुछ सुना वो ही भीड़ का मनोविज्ञान है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डुबकी लगाने वाला पानी कितना साफ है या कितना गंदा। दरअसल एनजीटी में एक रिपोर्ट सीपीसीबी की तरफ से दी गई, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जिस जल में लाखों की संख्या में लोग इस वक्त स्नान कर रहे हैं, स्नान हो चुका है, ये जो जल है ये गुणवत्ता में परिपूर्ण नहीं है। इसमें कहा गया है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा इसकी थी, जो कि स्नान के लायक भी से नहीं छोड़ती। इसके अलावा फेकल कॉलीफॉर्म का स्तर बहुत ज़्यादा पाया गया, जो सीधे इशारा करता है कि जो मल है बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं प्रयागराज में बनाए गए हैं, दावा किया गया कि साफ़ सफाई रखी गई है, उन पर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो गंगा जी है, त्रिवेणी संगम है, हम उसमें आस्था रखते हैं। जो भी है ये हमारी माता है, हम माता समान मानते हैं और हम इसे माता की तरह ही पूछते हैं। हम आस्था के ही महात्मा से हम यहाँ आए हैं कुंभ स्नान करने के लिए, और गंगा मैया यमुना मैया को आप बोलेंगे कि ये गलत है तो हम उसको नहीं मानेंगे। भीड़ का वो मनोविज्ञान जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि घाट तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का और आस्था का सैलाब चल रहा है और जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप देखिए तस्वीर, पैर रखने की जगह नहीं है, तिल भर जगह आपको दिखेगी नहीं और उत्साह लोगों का चरम पर है। महाकुंभ में केवल 9 दिनों का अब वक्त बाकी है और समापन की तरफ जब ये आध्यात्म की धारा चल रही है तो जो भीड़ है, जो श्रद्धालुओं का सैलाब है, उसका कोई और छोर नहीं है। बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया साहब। आनंद आनंद अति आनंद। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें मंगलवार सुबह की हैं
और आप देख रहे हैं कि भीड़ का रेला पूरे जोश के साथ कैसे संगम घाट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। संगम जाने वाले हर रास्ते इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ से पटे पड़े हुए हैं। अब तक 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कुंभ मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट पर क्या हालात हैं, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अवधेश मिश्र। चारों तरफ केवल गाड़ियों की लंबी लाइन ही नजर आ रही है। लोग लंबे लंबे जाम में फंसे हुए हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों को बता दिया गया है कि भीड़ ज़्यादा है, इसलिए आपको पैदल जाना पड़ेगा। और पैदल लोग चल रहे हैं और जाम का जाम पूरे शहर में बना हुआ है। तो ये पूरी स्थिति आप देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और किसी को जाने का रास्ता मिल नहीं रहा है। और आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें सोमवार शाम की हैं, जब प्रयागराज शहर की जाम की वजह से सांस फूल रही थी। प्रयागराज के 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में बार बार ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का ताकत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और इतने लोग हैं, आराम से अपने आप प्रशासन तरीके से अपने आप अपने डुबकी लगा रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ना मजा आया, वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन 8 दिनों के भीतर कुंभ पहुंचकर डुबकी लगा लेना चाहता है। हमने इस सवाल का जवाब जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर लोगों के बीच इस तरह की होड़ क्यों मची है, कि ये आखिरी कुंभ है। ये जो भ्रांति फैलाई गई 144 साल के बाद एक कुंभ आया है, ये बिल्कुल निराधार है। 144 साल के बाद एक योग जरूर आया है, वो 143 साल के बाद आया। हकीकत में 1883 में एक कुंभ आया था, जिसमें ये जो मौनी अमावस्या का जो स्नान था वो लगभग शायद 7 फरवरी 1883 का बैठ रहा है। तो उसमें ये योग था जो वर्तमान में योग बना है। इसलिए ये ज्योतिषीय गणना के आधार पर तो ठीक है, लेकिन ये जो भ्रांति फैलाएगी समाज में, कुंभ ही 144 साल में, कुंभ तो हर 12 साल में आता है। प्रयाग में 2013 में भी कुंभ था, 2001 में भी था। तो ये कहीं न कहीं कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर 12 गुणे 12 कर करके आप 144 का आधार बता रहे हैं, तो हर एक कुंभ को आप जोड़ेंगे तो 144 का परिमाण आप ला सकते हैं। ए तदर्थ यह कहना कि यही कुंभ 144 वर्ष बाद लगा है, यह उचित नहीं है। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो 144 साल के बाद, जैसे 1881 की बात आती है, इसके पहले भी, यानी कहा जा सकता है कि 1 या 1.5 दशक में यहाँ से लेकर के 1 शताब्दी से 2 शताब्दी के बीच में इस प्रकार के योग से बंद रहते हैं। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।